हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम दोस्तों मेरा नाम संतोष साहू है और हम आज इस चैप्टर के लास्ट में हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा मैं आपको अर्धचालकों का अध्ययन करा रहा था, याद है क्या। चलो बात को वहीं से चालू करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा मैंने अर्धचालक दो तरह के बताए थे। एक तो बताए थे शुद्ध अर्धचालक, जिनको नेज अर्धचालक भी कहते हैं, ठीक है। और एक बताए थे मैंने अशुद्ध अर्धचालक, और जिन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं, अपद्रव्यी अर्धचालक। ध्यान है, सिलिकॉन व जर्मेनियम जो होते हैं वे शुद्ध अर्धचालक हैं। अगर हम सिलिकॉन में जर्मेनियम में अशुद्धि मिला दें तो अशुद्धि मिलाने पर बन जाएंगे ये अशुद्ध अर्धचालक। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम तो शुद्ध अर्धचालक हैं, प्योर अर्धचालक हैं। और इनमें अगर हम अशुद्धि मिला दें सिलिकॉन व जर्मेनियम में तो बन जाएंगे अशुद्ध अर्धचालक, जिन्हें हम किस नाम से बोलते हैं, अपद्रव्यी अर्धचालक। तो एक तरह से अर्धचालक दो तरह के हो गए, शुद्ध अशुद्ध या नेज और अपद्रव्यी अर्धचालक। क्लियर। अच्छा, अशुद्ध अर्धचालकों का अध्ययन कर रहे थे। मैंने अशुद्ध अर्धचालक दो तरह के बताए थे, एक N प्रकार के और एक P प्रकार के। याद है, मैंने कहा था, इसको मैं समझा गया था। यदि सिलिकॉन में जर्मेनियम में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला में 15वें वर्ग की पंच संयोजी अशुद्धि, ध्यान है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह। यदि अपन सिलिकॉन में जर्मेनियम में 15वें वर्ग की पंच संयोजी अशुद्धि बना मिला में तो बनते हैं N प्रकार के अर्धचालक। आपको ध्यान होगा इसमें अशुद्धि के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से चालकता में वृद्धि हो जाती है। सही है। अब हम इसको और पढ़ लेते हैं, कौन से अर्धचालक को, P प्रकार के अर्धचालक को। इतना तो आपको पहले भी ज्ञात हो चुका है, P प्रकार के अर्धचालक के बारे में इतना तो आपको पहले भी ज्ञात हो चुका है। अगर हम अशुद्धि मिलाएं 13वें वर्ग की त्रिसंयोजी अशुद्धि, सिलिकॉन में जर्मेनियम में 13वें वर्ग की त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएं तो P प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होगा। क्लियर। चलो इसी को पढ़ते हैं अब अपन। चलो बात करते हैं P प्रकार के अर्धचालक की। P प्रकार के अर्धचालक की, यदि शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम कौन से वर्ग की, 13वें वर्ग की, और 13वें वर्ग की अशुद्धियों की संयोजकता कितनी होती है, 3 सिंगल बॉन्ड बनाती है। 13वें वर्ग की त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएं तो हमको मिलेगा P प्रकार का अर्धचालक। देखो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। जैसे ये सिलिकॉन है, अब आप देखो इसमें और बना लो भले ये का थोड़ा बहुत, है ना। ये एक शुद्ध अर्धचालक है, नेज अर्धचालक है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। अब इसको पहले मैं पुराने को रिपीट करता हूं। अगर इसमें 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला में, जैसे अपन ने इसमें फास्फोरस डला में,
15वें वर्ग का है ये फास्फोरस, है ना। 15वें वर्ग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ यही है। तो 15वें वर्ग का है, बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इसके बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही चालकता बढ़ जाएगी। अब तो ये कौन से प्रकार का अर्धचालक बना है? एन प्रकार का, अगर 15वें वर्ग की अशुद्धि। पर अब हम अशुद्धि 15वें वर्ग की नहीं, यहां सिलिकॉन था, ये शुद्ध अर्धचालक बन गया। हम अशुद्धि मिला रहे हैं 13वें वर्ग की, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कौन से वर्ग के हैं? 13वें वर्ग के। अब हम 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे मान लो मैंने इसमें एल्यूमिनियम मिला दिया। अब आपको पता ही है एल्यूमिनियम की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा। जब ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड खत्म हो गया। भाई 13वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 3 होती है, तो ये 3 ही तो बंद बनाएगा। इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाएगा। जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो सिलिकॉन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच गया। अब भाई सिलिकॉन 14वें वर्ग का तत्व है ना, 14वें वर्ग का ही तो है ये। अब इसके तो इस बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच गया। यहां पर एक धनावेशित छिद्र बच गया। कैसा छिद्र है ये? इसको क्या बोलेंगे हम? धनावेशित छिद्र। धनावेशित छिद्र क्यों बोला? लड़का कहता है साहब इसको, ये तो आपको समझ में आ होगा, एल्यूमिनियम की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन 3 बंद बना लिए, तो यहां पर एक रिक्ति रह गई, धनावेशित रिक्ति, धनावेशित छिद्र रह गया। अच्छा, अब इस छिद्र में अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन इस छिद्र में गमन करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जैसे यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये छिद्र कहां चला जाएगा? यहां। सही है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया तो ये छिद्र यहां चला जाएगा। फिर जैसे यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये छिद्र यहां चला जाएगा। तो ये छिद्र गमन करता है इसमें, और ये छिद्र इलेक्ट्रॉनों के विपरीत गमन कर रहा है। जैसे देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो छिद्र यहां से यहां चला गया। तो ये छिद्र जब इलेक्ट्रॉनों के विपरीत गति कर रहा है तो इस छिद्र को हम धनावेशित छिद्र कह सकते हैं। आपको पता ही है, जैसे आपने पढ़ा होगा धनायन और ऋणायन। तो धनायनों के विपरीत, ऋणायनों के विपरीत धनायन गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित करना, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो छिद्र यहां से यहां चला जाएगा। फिर इस छिद्र में मान लो यहां का इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये छिद्र यहां चला जाएगा। तो ये छिद्र इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में इसमें गति करता है, तो इसको धनावेशित छिद्र कह रहे हैं। तो इसमें अशुद्धि के पास धनावेशित छिद्र बनता है। एन प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धि के पास क्या मिल रहा था? मुक्त इलेक्ट्रॉन। पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि के पास बनता है क्या? धनावेशित छिद्र, जिसमें अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। सही है क्या? तो ये बना तुम्हारा कौन सा? देख लो, पी प्रकार का अर्धचालक। अब ढंग से देख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करने लग गए। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये छिद्र यहाँ चला जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये छिद्र यहाँ चला जाएगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति होने लग गई है और चालकता बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह का आपको याद रखना है। ये किस प्रकार का अर्धचालक है? पी प्रकार का अर्धचालक। एक बार और सुन लो, जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में 13वें वर्ग की त्रिसंयोजी अशुद्धि, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम आदि मिलाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। इस अर्धचालक में अशुद्धि के पास एक धनावेशित छिद्र बनता है, जिस धनावेशित छिद्र में अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या गमन करते हैं। सही है, इतना लिखना है इसके बारे में, और कुछ इसमें ज्यादा है ही नहीं। तो डाल लो अपनी हेडिंग, पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक लिखो, इसमें डालो हेडिंग, पी प्रकार के अर्धचालक लिखो। जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में 13वें वर्ग की त्रिसंयोजी अशुद्धि
13वें वर्ग की त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम आदि मिलाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। क्लियर? अच्छा, यहां तक क्लियर है। पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। आगे लिखो, इस अर्धचालक में अशुद्धि के पास धनावेशित छिद्र बनता है। पॉजिटिव होल तो पी प्रकार का अर्धचालक। क्लियर? अशुद्धि के पास लिखो धनावेशित छिद्र बनता है। जिसमें अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। ये यहां से यहां गया तो छिद्र यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां का यहां चला गया तो छिद्र यहां चला जाएगा। अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। ठीक है, और लिख लो एक आध लाइन। अतः इस धनावेशित छिद्र की गति के कारण, धनावेशित छिद्र भी तो गति करेगा, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, छिद्र यहां चला गया। अतः इस धनावेशित छिद्र की गति के कारण चालकता में वृद्धि होती है। क्लियर? चालकता में वृद्धि होती है। ये डायग्राम बना लो, नीचे लिख लेना पी प्रकार का अर्धचालक। फटाफट ये डायग्राम बनाओ और इसमें लिख लो नीचे पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक। जल्दी नोट करें, जल्दी डायग्राम बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिख लिया? हाँ, वीडियो को पॉज करके बना लिया करो। अगली हेडिंग देखो इधर सामने। नेक्स्ट हेडिंग है एन बे पी प्रकार के, पहले ब्लैक बोर्ड पर देखो, अर्धचालकों के उपयोग। आपको पता ही है, आपने अर्धचालक दो तरह के पढ़े। एक तो पढ़े थे शुद्ध अर्धचालक, वो तो कोई काम आते ही नहीं है क्योंकि उनकी चालकता कम होती है, ध्यान होगा आपके। और एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता अधिक हो जाती है अशुद्धि की वजह से। सही है ना? इनमें अशुद्धि मिलाते हैं ना शुद्ध अर्धचालक में, तो ये बनते हैं, इनकी चालकता अधिक होती है। अब ये क्या काम आते हैं, इनके मेन उपयोग देख लो, आपकी बुक में दे रखे हैं। एक उपयोग है इनका डायोड बनाने में। ठीक है, क्या बनाने में? डायोड। डायोड बनाने में। डायोड क्या काम, डायोड होता क्या है?
ये फिजिक्स में बहुत सुनने को मिलेगा आपको, फिजिक्स वाले इसको और चर्चा में लाएंगे। मेरे में तो जितना है, जितना मैं जानता हूं बता देता हूं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। डायोड जो होता है यह एन व पी प्रकार के, जो आपने दो तरह के अर्धचालक पढ़े ना, एन व पी प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन है। इतना याद रखना, डायोड जो होता है यह एन व पी प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन है। संयोजन का मतलब समझ गए? जैसे ये आपने लिया एन प्रकार का अर्धचालक और ये लिया पी प्रकार का, ये दोनों आपस में जॉइंट कर दिए तो ये बन गया एक डायोड। तो डायोड जो होता है ये एन और पी प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन है। यहां तक क्लियर? तो एक तो ये डायोड बनाने में काम आते हैं, दूसरा इनका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में। ट्रांजिस्टर बनाने में, ट्रांजिस्टर आपने सुना होगा, ठीक है। ये भी एक डिवाइस है जो फिजिकल मतलब फिजिक्स में प्रयुक्त होने वाली, मतलब ये नाम बहुत ज्यादा फिजिक्स में आते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है ये दो तरह के होते हैं, मतलब ऐसे कहूं मैं, जैसे मान लो ये आपके पास एक एन प्रकार का अर्धचालक है, कौन सा? एन प्रकार का, और इसे दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बद्ध में रख दिया तो ये डायोड बन गया। यह ऐसे भी बना सकते थे, एक पी प्रकार का अर्धचालक लेते और उसको दो एन प्रकार के अर्धचालकों के मध्य रख देते तो ये भी डायोड है। तो डायोड दो तरह के हो गए, एक तो पीएनपी और एक एनपीएन। यदि एन प्रकार की अर्धचालक प्लेट को दो पी प्रकार की अर्धचालक प्लेटों के मध्य रखें जब तो पीएनपी अर्धचालक बनेगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर बनेगा। और यदि पी प्रकार की प्लेट को दो एन प्रकार की प्लेटों के मध्य रखें तो बनेगा एनपीएन प्रकार का ट्रांजिस्टर। मतलब ट्रांजिस्टर एक तरह से सैंडविच पैटर्न पर है, जैसे सैंडविच देखा है, दो ब्रेडों के बीच में आलू का भुर्ता भरा होता है, उसी तरह। अच्छा, तो ट्रांजिस्टर कैसे बनाए जाते हैं समझ गए होंगे। या तो दो एन प्रकार की प्लेटों के मध्य एक पी प्रकार का अर्धचालक रखो, ट्रांजिस्टर बन जाएगा, या दो पी प्रकार की अर्धचालक प्लेटों के मध्य एन प्रकार का अर्धचालक प्लेट रखो, जब भी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो ट्रांजिस्टर है ये, ट्रांजिस्टर बनाने में भी अर्धचालक प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी और एक एनपीएन। क्लियर है ना? इन्हें ट्रायोड बोलते हैं फिजिक्स में, ये डायोड, ये ट्रायोड, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। चलो हेडिंग डालो, यहां तक लिखो, ज्यादा मैं डिटेल में मैं जानता नहीं, मैं समझाता नहीं, फिजिक्स में देखो ना। अगले हेडिंग डालो, एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के उपयोग। एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के उपयोग। नंबर एक डालो, डायोड बनाने में, डायोड बनाने में डाल दिया, लिखो इसमें डायोड, पहले डाल दो हेडिंग, डायोड बनाने में लिखो, डायोड एन व पी प्रकार के, डायोड एन व पी प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन है। एन व पी प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन है। क्लियर? नंबर दो डालो, ट्रांजिस्टर बनाने में, ठीक है, लिख लो इसमें, इतना लिख लो, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है,
दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी तथा एनपीएन। इतना लिख लो बस, समझ जाओगे आप। पीएनपी तथा एनपीएन। एक अर्धचालक प्लेट को दो भिन्न प्रकार की अर्धचालक प्लेटों के मध्य रखें तो बन जाएंगे ये। क्लियर। तीसरा उपयोग और देखो, तीसरा उपयोग सौर ऊर्जा सेल। जिनको हम कहते हैं फोटोडायोड। बनाने में तो तीसरा उपयोग हो गया इनका सौर ऊर्जा सेल या फोटोडायोड बनाने में। सौर ऊर्जा सेल क्या होते हैं? आपने देखा होगा आजकल जो अपने आसपास कई खेतों में प्लेट सी लगी होती हैं जो सूर्य की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाती हैं। तो ये जो सौर ऊर्जा सेल है ये सूर्य की ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वहां पर अर्धचालक प्लेट काम में ली जाती है। जैसे ये अर्धचालक प्लेट है, मान लो एन प्रकार का अर्धचालक है, ये छतरी सी लगी रहती है ना, ब्लैक सी, दिखा होगा खेतों में। ये एन प्रकार की अर्धचालक प्लेट है। जब इस पर सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश से इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो गति करने लग जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये सौर सूर्य की ऊर्जा से क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत ऊर्जा। अरे बहुत प्लांट लगे हुए हैं सौर ऊर्जा प्लांट खेतों में, तो वहां पर ये अर्धचालक प्लेट लगी हुई हैं और ये अर्धचालक प्लेट जो है इनसे सूर्य की ऊर्जा को ये किस में कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो नंबर 3 डाल लो, सौर ऊर्जा सेल कोष्टक में इन्हें क्या भी बोलते हैं? फोटोडायोड बनाने में। सौर ऊर्जा सेल कोष्टक में लिख लेना फोटोडायोड बनाने में। लिख लिया? इसमें एक लाइन लिख लो, सौर ऊर्जा सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सौर ऊर्जा सेल सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब इसे नोट कर लो। चलो ये तो लिख ही लिया आपने, है ना। तो ये अपने उपयोग पड़े ये आ सकते हैं। इसमें एक बात और सुनो, इसके अलावा ये उपयोग नहीं है, कुछ अलग 2-3 लाइन अपनी बुक में लिखी हुई है, मैं उनको भी समझा देता हूं। ठीक है, स्टार लगा करके लिख रहा हूं और समझा रहा हूं। कुछ बातें हैं 1-2 लाइन अपनी बुक में लिखी हुई हैं। वर्तमान समय में वर्ग नंबर 13 और 15 के तत्वों को संयोजित कर, या वर्ग नंबर 12 व 16 के तत्वों को संयोजित कर उत्कृष्ट क्वालिटी के अर्धचालक बनाए जा रहे हैं। वर्तमान समय में वर्ग 13 और वर्ग 15, जैसे वर्ग 13 का गैलियम और वर्ग 15 का आर्सेनिक को संयोजित कर दिया तो ये बन गया एक अर्धचालक। आजकल अर्धचालक ऐसे बना रहे हैं, ये नई क्वालिटी, नई टेक्नोलॉजी। वर्तमान समय में वर्ग 13 व 15 या वर्ग 12 व 16 के तत्वों को मिश्रित कर उच्च गुणवत्ता वाले अर्धचालक बनाए जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा जेडनेस। अब ये जेडनेस कैसे बना? जेडन तो हो गया वर्ग 12 का और सल्फर हो गया वर्ग 16 का, इनको मिलाकर के बनाया है। जैसे मैंने लिखा CDS, आप समझ गए होंगे, कैडमियम 12 का, सल्फर 16 का। सही है। तो आजकल वर्तमान समय में या तो वर्ग 13 व वर्ग 15 या वर्ग 12 व वर्ग 16 के तत्वों को मिश्रित कर अर्धचालक बनाए जा रहे हैं। ये अर्धचालक न तो पूर्ण आयनिक होते हैं न ही पूर्ण सहसंयोजक, मतलब कंप्लीट न तो ये आयनिक होते हैं और न ही पूर्णतया ये सहसंयोजक होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था आयनिक ठोस, उनमें धनायन ऋणायन होते हैं। सहसंयोजक ठोस, उनमें परमाणु होते हैं, सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। बात को क्लियर कर लेना।
मतलब न तो पूर्णतः आयनिक, आयनिक मतलब इसमें आयनिक बंध भी होते हैं और सहसंयोजक बंध भी होते हैं, दोनों तरह के बंध मिलते हैं। जैसे कहीं Zn+2 और Sn-2 आगे इसमें, तो उनके मध्य तो मिल जाएगा आयनिक बंध, और कहीं पर 2 सल्फर आगे आस पड़ोस में, उनके मध्य मिल जाएगा सहसंयोजक बंध। मेरी बात समझो, न मतलब दोनों तरह के बंध मिलते हैं इनमें, न तो पूर्णतः ही आयनिक होते हैं, न ही पूर्णतः सहसंयोजक होते हैं। अच्छा, इनकी औसत संयोजकता 4 आती है। औसत 4 आएगी। Zn की 2 और सल्फर की 6, तो औसत 4 आएगी। कैडमियम की 2 12वें वर्ग का है, सल्फर 16वें वर्ग का है, तो इसकी संयोजकता 6, औसत कितनी आएगी? 4 आएगी। ऐसे यहाँ पर 13वें की 3 और इसकी संयोजकता 5, औसत तो 4 ही आएगी। मतलब मैंने कुछ बातें कही जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, इनको याद रखना। वर्तमान समय में 13वें व 15वें वर्ग के तत्वों या 12वें व 16वें वर्ग के तत्वों को मिश्रित कर उच्च गुणवत्ता वाले अर्धचालक बनाए जा रहे हैं। ये अर्धचालक न तो पूर्णतः आयनिक होते हैं, न पूर्णतः सहसंयोजक। इनमें इन अर्धचालकों की औसत संयोजकता कितनी आती है? 4। सही है का? इन अर्धचालकों में जो तत्व है, इनकी औसत संयोजकता 4 आती है। औसत मतलब देखो यार कि 13वें वर्ग का और 15वें वर्ग का मिलाएंगे तो इसकी औसत संयोजकता 3, इसकी 5, तो औसत कितनी आएगी? 4। इसकी 2 और इसकी 6, तो औसत आएगी 6। औसत 4 आएगी भाई। 2 और 6 तो औसत 4 ही तो आएगी। सही है? तो ये आप याद रखना है। लास्ट में ये लिखा हुआ है अपने बुक में, तो इनको भी छोटी मोटी लाइनें हैं, लिख लो। नीचे स्टार लगाओ और लिखो, वर्तमान समय में वर्तमान समय में 13वें व 15वें वर्ग के तत्वों 13वें व 15वें वर्ग के तत्वों या 12वें व 16वें वर्ग के तत्वों को मिश्रित कर उच्च गुणवत्ता वाले अर्धचालक बनाए जा रहे हैं। उच्च गुणवत्ता वाले अर्धचालक बनाए जा रहे हैं। जैसे उच्च गुणवत्ता वाले अर्धचालक बनाए जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में एक तो ये लिख लो, GaAs गैलियम और आर्सेनिक को मिश्रित कर बनाया है, कॉमा Zns, कॉमा, ठीक है? नहीं तो ये पूर्णतः आयनिक, नहीं सहसंयोजक। यह एग्जाम्पल लिख लिए, GaAs, Zns, CdS आदि। और एक लाइन लिखो, ये अर्धचालक न तो पूर्णतः आयनिक होते हैं और न ही पूर्णतः सहसंयोजक। मतलब कंप्लीट न तो आयनिक है और न ही कंप्लीट सहसंयोजक। लिख लो, ये अर्धचालक न तो पूर्णतः आयनिक होते हैं और न ही पूर्णतः सहसंयोजक होते हैं। क्लियर? और एक लाइन और लिख लो लास्ट में, इन अर्धचालकों की औसत संयोजकता 4 होती है। औसत संयोजकता 4 होती है। फिनिश? अच्छा, एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है, अब फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक, फिर ये चैप्टर फिनिश। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। देखो, ये ठोसों का तीसरा वर्गीकरण है। शुरू में आपने इस चैप्टर के अंतर्गत ठोसों को 2 भागों में बांटा था, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर बांटा था। ध्यान है क्या? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। फिर आपने ठोसों को चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा था, चालक, अर्धचालक और कुचालक। अब हम चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को हम 5 भागों में बांटेंगे।
कितने भागों में? 5। नंबर 1 अनुचुंबकीय ठोस, ध्यान से देख लेना। नंबर 2 प्रतिचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस। नंबर 3 लोह चुंबकीय ठोस। नंबर 4 प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। ये सब फिजिक्स में आप पढ़ोगे भाई, जितना भी पढ़ाया है मैंने लास्ट में, ठीक है। प्रतिलोह चुंबकीय ठोस और नंबर 5 फेरी चुंबकीय ठोस। तो इस तरह से ठोसों को हम 5 भागों में बांटेंगे चुंबकीय गुणों के आधार पर। देखो, अब इस वर्गीकरण को समझाऊंगा तो ये बड़ी मुश्किल से समझ में बैठता है। कारण, क्योंकि इस वर्गीकरण को समझाने में हमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण, इन टॉपिकों की जानकारी चाहिए। मतलब ये ठोस है ना, इनको पढ़ाऊं तो हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए, हमें चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ये पता होना चाहिए, पर अभी हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। जब हम इनको जान जाएंगे तो ये हमारे समझ में आएंगे। और ये तो पूरे के पूरे चैप्टर है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स में, तो इनकी नॉलेज आपको फिजिक्स में ग्रहण करनी होगी। अब मैं ऐसा तो ही नहीं सकता कि पूरा चैप्टर फिजिक्स का आपको यहाँ पढ़ाऊँ, तो इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं कुछ बता पाऊँगा, ठीक है। जैसे विद्युत क्षेत्र होता है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जो बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण। अब वो फिजिक्स में डिटेल में आप पढ़ोगे, तो मैं थोड़ा सा आपको एक तरह से इस टॉपिक को समझाने की, कम रटाने की कोशिश ज़्यादा करूंगा, पर अब ये वर्गीकरण वापस फिजिक्स में आएगा उस समय आप इसे क्लियर कर लोगे। तो हम बात करते हैं अब चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो ठोस 3 प्रकार के हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे याद रखो। देखो, अणुचुंबकीय जो है ठोस जो है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जानते हैं, जैसे ये कोई कक्षक है, कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन तो वो कहलाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यदि कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये कहलाएंगे युग्मित, सही है। तो इनमें अनुचुंबकीय जो ठोस है इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो कक्षक में अकेला हो। किनमें? प्रतिचुंबकीय ठोसों में। और नीचे के जो तीनों हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों में ही। यहां तक क्लियर करें। मैंने ठोसों को 5 भागों में बांटा, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी लोह चुंबकीय या फेरी चुंबकीय, सही है। या फेरी लोह चुंबकीय लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने 5 भागों में बांटे। इनमें सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, किसमें नहीं है? प्रतिचुंबकीय ठोसों में। पहले इनको देखो, अनुचुंबकीय ठोस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ आकर्षण दर्शाते हैं, सही है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इस ठोस को आप जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या दर्शाते हैं? ये आकर्षण। प्रतिचुंबकीय ठोस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। पहले इन दोनों को देखो फिर आगे बढ़ेंगे। अनुचुंबकीय ठोस, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ आकर्षण दर्शाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, आपको ये याद ही करने हैं भाई, विकल्प नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं O2, आपने ध्यान करो 11वीं में पढ़ा था।
O2 अणुकक्षक सिद्धांत, और अणुकक्षक सिद्धांत में ध्यान करो O2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। O2 अणु का पढ़ा था आपने अणुकक्षक सिद्धांत। O2 अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अणुचुंबकीय ठोस है, अगर O2 गैस ठोस अवस्था में है तो। समझ गए? मैंने लिखा कई तरह के आयन Fe+3, Cr+3, Cu+2, आपको पता है इनमें सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जानते हो, 11th में आपको सिखाया था। अगर आपको याद आता हो तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो और आपको पता लगेगा इन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सभी कैसे ठोस है? अणुचुंबकीय ठोस। इतना याद रखें, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण दर्शाते हैं, और ये इनके उदाहरण हो गए। प्रतिचुंबकीय ठोस, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। इसके एग्जाम्पल H2O, NaCl, ये इसके एग्जाम्पल हैं। बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? जैसे जल लिया, जल में H2 अणु है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। H2 इस तरह का ही होगा। तो अब इसमें देखो ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण होगा, इस तरह से जुड़े होंगे ना ये। ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण होगा तो ऑक्सीजन के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और हाइड्रोजन के पास भी, हाइड्रोजन का अष्टक पूरा है, वो हाइड्रोजन का द्विक पूरा है, तो हाइड्रोजन के पास भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसी NaCl में आपको पता है Na+ और Cl- आयन होते हैं, Na+ के पास भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, Cl- के पास भी नहीं होगा। तो ये इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ दोस्तों क्या दर्शाते हैं? दुर्बल प्रतिकर्षण। तो अणुचुंबकीय ठोस, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ आकर्षण दर्शाते हैं। प्रतिचुंबकीय ठोस, नाम से लग रहा है प्रतिचुंबकीय, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये 11वीं में भी समझाया यार। अणुचुंबकीय जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ आकर्षण दर्शाते हैं। प्रतिचुंबकीय, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। एग्जाम्पल हो गए। लोह चुंबकीय, इन तीनों के बारे में एक साथ सुनो। इन तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इन तीनों में डोमेन व्यवस्था मिलती है। कौन सी व्यवस्था मिलती है? डोमेन व्यवस्था। डोमेन व्यवस्था का मतलब क्या है? इनमें तीनों ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें डोमेन व्यवस्था होती है। डोमेन व्यवस्था का मतलब क्या है? मतलब इनमें अवयवी कण जो हैं वो समूह बना लेते हैं। जैसे एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया। अवयवी कणों के छोटे छोटे समूह, ये क्या कहलाते हैं? डोमेन। तो इनमें जैसे ये कोई ठोस है, मान लो ये एक लोह चुंबकीय ठोस है, तो इसमें अवयवी कण हैं जो छोटे छोटे समूह बना लेते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? डोमेन। और प्रत्येक डोमेन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। एक नया शब्द बोला मैंने पहली बार, चुंबकीय आघूर्ण। लोह चुंबकीय ठोसों में जो सभी डोमेन हैं वो सभी डोमेन एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। लोह चुंबकीय, देखो दोबारा सुनो, लोह चुंबकीय ठोस हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इनमें डोमेन व्यवस्था मिलती है, अर्थात अवयवी कण छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इन्हें सभी डोमेन एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। क्लियर? क्लियर? अच्छा, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें भी डोमेन व्यवस्था पाई जाती है, पर इन्हें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो डोमेन आपस में ही एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर लेते हैं। मतलब ये इधर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा एक डोमेन, दूसरा विपरीत दिशा में, तो आपस में ही एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर लेते हैं। ये प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। फेरी चुंबकीय ठोस जो होते हैं, इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो डोमेन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं या इस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण पूर्णतः निरस्त नहीं होता है। यहाँ चुंबकीय आघूर्ण आप देखो, सभी डोमेन एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। यहाँ डोमेन आपस में एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर रहे हैं। यहाँ डोमेन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं करते हैं, और जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा वो चुंबक से आकर्षण दर्शाएगा। अब मैं कहूं तीनों में चुंबक से आकर्षण सबसे अधिक, तो प्रबल आकर्षण ये।
क्योंकि इसमें सभी डोमेन एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रबल आकर्षण, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई आकर्षण नहीं, और ये दुर्बल आकर्षण। क्योंकि देखो इन दोनों ने तो एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर लिया, पर ये तो रह ही गया। अब मेरी बात दोबारा सुनो। लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय जो तीनों ठोस हैं, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीनों में ही डोमेन व्यवस्था पाई जाती है। लोह चुंबकीय ठोस को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन एक दिशा में संरेखित व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय ठोसों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को परस्पर निरस्त कर लेते हैं। और फेरी चुंबकीय ठोसों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर डोमेन इस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं कि वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतः निरस्त नहीं करते हैं। कर तो रहे पर पूर्णतः निरस्त नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्लियर। और इनके उदाहरण मैं संग संग याद लिखा दूंगा, आपको उदाहरण याद रखने हैं। कुछ ज्यादा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे इन्हें। अभी आपको चुंबकीय आघूर्ण नहीं पता तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, इस टॉपिक को। ठीक है। हेडिंग डालो, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। लिख लो इसको फटाफट, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। लिखो इसमें, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस निम्न 3 प्रकार के हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस निम्न 3 प्रकार के हैं। निम्न 3 प्रकार के हैं। 3 नहीं, सॉरी, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस निम्न 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के हैं। नंबर 1, अणुचुंबकीय ठोस। अणुचुंबकीय ठोस। लिखो, इन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे लिखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लिखो, ये ठोस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण दर्शाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण दर्शाते हैं। एक एक दो लाइन लिख लो सबकी। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण दर्शाते हैं। एग्जाम्पल लिखो इसके, स्पीड बढ़ा करके। आकर्षण दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, O2, Fe+3, Cr+3, Cu+2 आदि। ये टॉपिक फिजिक्स में आएगा दोबारा से। अब मैं टॉपिक को छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए मुझे ये पढ़ाना तो पड़ा आपको। O2, Fe+3, Cr+3, Cu+2 आदि। क्लियर। नंबर 2 डालो, प्रतिचुंबकीय ठोस। प्रतिचुंबकीय ठोस। लिखो, डाल दिया हेडिंग। लिखो, इन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है। आगे लिखो, ये ठोस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। ये ठोस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, H2O, NaCl, जल, नमक, समझ गए। H2O, NaCl, बेंजीन, C6H6, इनमें परमाणु के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है।
बेंजीन आदि। नंबर 3 डालो लोह चुंबकीय ठोस। लोह चुंबकीय ठोस लिखो। इन ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित उपस्थित होते हैं। लिख लिया? आगे लिखो। इनमें डोमेन व्यवस्था पाई जाती है। लिखी हुई है ब्लैक बोर्ड पर। डोमेन व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात अवयवी कण छोटे छोटे समूह बना लेते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। अर्थात अवयवी कण छोटे छोटे समूह बना लेते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। छोटे छोटे समूह बना लेते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात और लिखो। इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन, ब्लैक बोर्ड पर देखते चलो, सब कुछ लिख रहा है। सभी डोमेन एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। सभी डोमेन एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसके। रुक जाओ पहले। सभी डोमेन एक दिशा में क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। सही है। एग्जाम्पल लिख लो। आयरन, निकेल, कोबाल्ट। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब जानते हो ना तुम। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब। और लिख लो एक आध। गैडोलिनियम, जीडी है, ये भी धातु है। गैडोलिनियम, जीडी और CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड आदि। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, CrO2, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने आदि। देखो, इसमें सभी डोमेन एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप हटा लोगे, जब भी सभी डोमेन एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते रहेंगे तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं पीछे भी। अगला डाल लो। प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। देखो, इन ठोसों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व डोमेन व्यवस्था मिलती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व डोमेन व्यवस्था मिलती है। आराम से याद हो सकते हैं, तुलना करके याद रखो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व डोमेन व्यवस्था मिलती है। ठीक है, आगे लिखो। इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर डोमेन, इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर डोमेन परस्पर एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर लेते हैं। परस्पर एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं आपस में ही। सही है का? परस्पर एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर लेते हैं। एक उदाहरण याद रख लो इसका। MnO, मैंगनीज ऑक्साइड, बुक में दे रखा है, मैं तो वो ही लिखा रहा हूं। इसका एक एग्जाम्पल MnO, मैंगनीज ऑक्साइड। लिख लिया? और एक अब लास्ट डालो। फेरी चुंबकीय ठोस। फेरी चुंबकीय ठोस। लिखो, इन ठोसों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व डोमेन व्यवस्था मिलती है।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व डोमेन व्यवस्था मिलती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व डोमेन व्यवस्था मिलती है। और लिख लो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर डोमेन पूर्णतया एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते हैं। डोमेन पूर्णतया एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते हैं। क्लियर? मतलब यहां में तो सभी डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें इस तरह से डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर लेते हैं, और इसमें इस तरह से, मतलब डोमेन पूर्णतः एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल लिख लो। एक तो हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, याद रखना। ये फेरी चुंबकीय ठोस है। एक तो हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला लिख लो Fe3O4, सही है। एक तो हेमेटाइट लिख लो Fe3O4, और एक लिख लो फेराइट। हेमेटाइट, फेराइट। फेराइट देखो इधर, जैसे मैंने लिखा Zn Fe2O4, अरे अभी Fe3O4 लिख रहा था, एक Fe की जगह Zn आ गया। ये एक फेराइट है, जिंक फेराइट बोलते हैं इसको। वह जैसे मैंने लिखा MgFe2O4, ये बन गया मैग्नीशियम फेराइट। इनको फेराइट के कोष्टक में लिख लो, ये सब फेराइट है। ये जिंक फेराइट, ये मैग्नीशियम फेराइट, लिख लो आदि। ठीक है? तो अब आप याद रखना चाहें तो ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, बनाए तो। ये तो लोह चुंबकीय के लिए, ये प्रतिलोह चुंबकीय के लिए, और ये फेरी चुंबकीय के लिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े इनमें, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखाया है। आपको जो एग्जाम्पल वगैरह हैं आपको ये याद रखने हैं। तो यहाँ ये चैप्टर की थ्योरी फिनिश होती है। अब कल आपको क्या करना है सुन लो पहले से ही। आज की वीडियो आप देखोगे, उसके बाद चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करें, पूरी थ्योरी। मुझे कल जब नेक्स्ट क्लास आपकी लगे तो आपकी पूरी थ्योरी मुझे आपको याद होनी चाहिए। जो आपको पढ़ाया गया है वो कंप्लीट आपके लर्न होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 क्लासों में बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने में दोस्तों आपको इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपके थ्योरी याद हो। और आपको कॉपी की थ्योरी याद नहीं है, मैं बुक के क्वेश्चन कराऊं, क्या आनंद आएगा। और क्वेश्चन समझ में भी तभी आएंगे जब थ्योरी याद हो। तो हम बुक के क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे नेक्स्ट क्लास में। पर आपको फिर कह रहा हूं मैं, पूरी थ्योरी आपको याद करनी है, जरूर आज पढ़नी है, पूरा चैप्टर आपको लर्न करना है। और आपका टेस्ट भी आ रहा है, तो पूरा चैप्टर आपको ये लर्न करना है। यहाँ तक इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब बुक के क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।